अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज है 16 जून 2023 और वेल सिचुएशन आपके सामने। एक हफ़्ता गुज़र गया है आज, और हमारे लास्ट एपिसोड जब हुआ था उससे, और लास्ट एपिसोड में जो हमने बातें की थी आपके सामने, अंजुम हमीद एडवोकेट आई थी। उन्होंने जो बातें आपको बताई कि क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में, सियासी तौर पे, सोशली क्या चीज़ें हो रही हैं उधर। उसको आज हम एक थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे और बात करेंगे दो एक्सपर्ट्स के साथ। हमारा शो आज का है ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस। आमना मसूद जंजुआ, हु इज़ एन एडवोकेट फॉर ह्यूमन राइट्स, और जो रह चुकी हैं बेसिकली बहुत इन्वॉल्व्ड इस इशू के साथ, एंड करंटली Amna is representing the Defense for Human Rights in Pakistan. आमना जंजू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोनों का मेरा आगाज सहाफ़त किस तरह बता रहा था 2005 में हुआ, मुशर्रफ साहब के दौर में, और वो मेरे लिए बड़ा एक अहम साल था। मगर मेरे लिए ना सिर्फ सही, आपके लिए भी बहुत एक अहम वो साल था 2005, क्योंकि उस साल आपकी जद्दोजहद शुरू हुई जब आपके हस्बैंड, आपके शौहर अबडक्ट कर लिए गए, और ये 18 साल की जो आपकी स्ट्रगल है बेसिकली अभी तक जारी है। तो आप प्लीज इस पे बताएं कि आपकी 18 साल की स्ट्रगल जो अभी रही है वो कहाँ तक पहुंची है। एक बहुत ही क़यामत ख़ेज़ साल था मेरी ज़िंदगी का। जबरी गुमशुदगी के मायने क्या हैं, यानी एज फार एज यू आर कंसर्न, व्हाट डज इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस मीन। कोई ऐसा बंदा जिसको इस टर्म का ना पता हो, प्लीज समझाएंगी हमें। सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का जो सबसे प्यारी शख्सियत जब छीन ली जाती है, तो हमारी ज़िंदगी सिर्फ यही है कि हम उसको ढूँढें और किसी ना किसी तरह उसका पता मालूम करें कि वो कहाँ है। और उसको ढूँढने के लिए जब हम हर तरीका जो हम कर सकते हैं वो करते हैं। कैंप्स लगाए हैं, ढाई-ढाई महीने मैंने कैंप लगाए हैं, सर्दियों से लेके गर्मियाँ आ जाती थी और हमारे कैंप खत्म नहीं होते थे। मगर उसका ये फ़ायदा होता था कि कम से कम 100-150 के करीब लोगों का पता चल जाता था कि वो कहाँ है। मगर मसूद जंजुआ जो मेरे हस्बैंड हैं, उनका कभी पता नहीं चलता था। और जबकि मेरे पास 5 सबूत थे ऐसे जो कि अनडिनायबल एविडेंस जिसको कहते हैं। डॉक्टर इमरान मुनीर एक ऐसे सबूत थे, और इसके अलावा भी 4 और डिफरेंट डिटेनीज जो कि वक्फे-वक्फे से मुख्तलिफ औकात में वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की कस्टडी से निकल कर आए थे और वो रिहा हुए थे। मगर और उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दी थी। मगर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जब उन्हें बुलाया तो वो डर गए और उनको वो सामने नहीं आए, सिवाय एक के जो कि इमरान मुनीर। और वो सामने भी आए और उन्होंने बताया भी, और उसके बाद जब वो एग्जाइल में चले गए और उन्होंने असाइलम ले लिया, तो वहां से भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और कहा कि मेरी स्टेटमेंट ली जाए। और मैं बहुत ज्यादा ऐसे डिटेनीज को जानता हूँ। मैं सिर्फ एक मसूद जंजुआ का नहीं बल्कि मैं और भी बहुत सारे नाम लेना चाहता हूँ। मगर बदकिस्मती से जिस दिन उनकी स्टेटमेंट होनी थी, जो वीडियो लिंक के जरिए से जस्टिस जवाद ख्वाजा ने ऑर्डर किया था, उसी दिन वो बेंच तब्दील हो जाता है। जस्टिस जवाद ख्वाजा को लाहौर भेज दिया जाता है, और वहां पर बिल्कुल ऐसे 3 नए जज बैठे होते हैं जिनको के इस केस के बारे में कुछ इल्म नहीं था। तो ये गैबी हाथ हैं जो कि मुख्तलिफ वक्तों में उनका ऐसा किरदार होता है कि हम खुद चकरा जाते हैं। हमें खुद समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ, कि जो केस हल होने के इतने करीब था वो किस तरह से इतना उसको लटका दिया गया। उसको उसके जो प्राइम एविडेंस है, विटनेस है, अब वो रोज रोज तो कांटेक्ट नहीं कर सकता। वो खुद छुप रहा है, वो उसके रेड वारंट्स इश्यू हुए हैं। ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। वो कहाँ तक मेरे लिए वो विटनेस बनेगा। तो जाहिर है कि फिर वो दोबारा सामने नहीं आया, और अभी तक मेरी वो जंग जो है वो जारी है। इस जंग में मैंने 3000 से ज्यादा केस रजिस्टर किए हैं, और ना सिर्फ 18 ये साल में कि 3,000 से ज्यादा केसेस 18 साल में। जी हाँ, ये कुल पाकिस्तान से हैं, और इसमें बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, ये तमाम इलाकों से इसमें जो है लोग लापता हैं, जबरी गुमशुदा हैं, उनके हमारे पास केसेस दर्ज हैं।
जिनको मैं मुल्क के आमना, आपने हाई जिक्र कोर्ट्स किया, में फाइट कर रही हूँ। हाँ, आपने जिक्र किया 3000 केसेस का पूरे मुल्क में, और आपने स्पेसिफिकली बलूचिस्तान का जिक्र किया। हमें तो ये नंबर ही नहीं पता कि बलूचिस्तान में कितने मिसिंग हैं, क्योंकि जिस तरह आप जुडिशल प्रोसेस की बात कर रही थी, तो वो कहीं जाके लटक जाता है, कुछ लोग थ्रेटन होते हैं केस फाइल करने से। और मेरे ख्याल से इस मौजू के बारे में जो अगर एक वाहिद शख्स है जो बहुत जानते हैं, वो है नसरुल्लाह बलोच, और वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान से। नसरुल्लाह बलोच साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी है हमें ज्वाइन करने का। आपका एक्सपीरियंस इसके अंदर, आमना का एक्सपीरियंस भी शुरू हुआ इनके शौहर के अगवा होने से, लेकिन आप इस प्रोसेस को बहुत ही देर से फॉलो कर रहे हैं। तो हमें बताएं कि जबरी गुमशुदगी का, पहले तो जैसे मैंने आमना से ही पूछा, आपके लिए मतलब क्या है, ये क्यों होती है जबरी गुमशुदगी? गो अहेड। देखिए, इस हवाले से हम देखते हैं कि जो मुल्क के ताकतवर इदारे हैं वो मतलब जो जबरी गुमशुदगियाँ शुरू की जाती है तो उसमें सबसे पहले वो कहते हैं कि भाई मुल्क में सिक्योरिटी कंसेस है, मुल्क के ख़िलाफ़ लोग काम कर रहे हैं। तो इस बुनियाद को वो जवाज़ बना के बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान से लोगों को जबरी तौर पर लापता किया जाता है। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो इस वजह से मुल्क की सलामती के नाम पर वो कहते हैं कि मतलब हम ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और उसके बाद वो ये चीज़ भी कहते हैं कि हम जिन लोगों को उठाते हैं वो रियासत मुखालिफ एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं। अगर हम उनको किसी इंसाफ के फराहमी के लिए बनाए गए इदारों में पेश करते हैं तो अदम सबूत के बुनियाद पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो ये मतलब मुल्क के ताकतवर इदारों के हवाले से जवाज़ बनाया जाता है। तो हम ये समझते हैं, देखिए मुअज़्ज़म ममालिक में और पाकिस्तान अपने आप को एक जमहूरी मुल्क कहता है, तो इसके अंदर हाँ अदलिया बना हुआ है। तो हम ये समझते हैं कि एक आइन और कानून के होते हुए अगर इस तरह के इक़दामात, मावराए आइन इक़दामात उठाए जाते हैं या इंसानियत सोज मज़ालिम उठाए जाते हैं, तो हम ये समझते हैं कि इन इदारों को भी ये सोचना चाहिए कि इस तरह के इक़दामात उठाने से मसले हल नहीं होते हैं, मसले दिन ब दिन ख़राब होते जाते हैं। और ख़ासकर अगर देखा जाए तो इससे रियासत और रियासती इदारों की बदनामी भी होती है। अब अगर बलूचिस्तान पे अगर आप नज़र डालें तो 1974 में जो पहला जबरी गुमशुदगी का केस सामने आया वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर जान मेंगल के भाई असद मेंगल और उसका एक दोस्त का था। उनका आज तक ये पता नहीं चला कि वो जिंदा है या उनको दौरान हिरासत कत्ल करके कहीं दफना दिया गया है। तो अगर इस सिलसिले को हम देखते हैं, फिर जब मुशर्रफ का दौर आता है 2000 में, फिर मतलब मुल्क की सलामती के नाम पर पूरे मुल्क में जबरी गुमशुदगियों की सिलसिला शुरू किया जाता है, और ये सिलसिला फिर बलूचिस्तान में भी शुरू होता है। इसी तरह 2000 में मेरे अंकल अली असगर को जबरी तौर पर लापता किया गया, फिर 14 दिन के बाद उसको छोड़ दिया। तो हमने उनसे पूछा कि भाई आपसे किस हवाले से इन्वेस्टिगेशन हुई, तो उन्होंने कहा कि मुझसे बलूचिस्तान के हालात के हवाले से इन्वेस्टिगेशन हुई, पूछगछ हुई, फिर उन्हें छोड़ दिया गया। फिर 18 अक्टूबर 2001 को मोहम्मद इकबाल के साथ डिग्री कॉलेज कोटा से जबरी तौर पर लापता किया गया। मोहम्मद इकबाल को 24 दिन के बाद छोड़ दिया गया और अली असगर ताहाल लापता है। देखिए उस टाइम से लेकर अब तक हम मुल्की कानून को फॉलो कर रहे हैं, और मुल्की आइन और कानून के अंदर रहते हुए पुरअमन तरीके से, हम आइनी तरीके से पुरअमन तरीके से अली असगर के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। और बलूचिस्तान समेत बलूचिस्तान से जो दूसरे लोगों को उठाया गया है उनके हवाले से हम उनकी आज़ादी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती आप देखें कि अली असगर के केस में हमने ISI का जो उस टाइम का ब्रिगेडियर था, सुप्रीम कोर्ट के सतह पर हमने उनको मुलजिम करार दिलवाया, और उन्होंने आके कोर्ट में कहा कि मैं
अपनी सफाई का मौका फराहम करूँगा। लेकिन उस टाइम से लेके 23 सालों से अब तक हम इंसाफ के फराहमी के लिए जो इदारे हैं उनके दरवाज़ों को हम लोगों ने खटखटाया, और मुख्तलिफ हुकूमतें आए, हमने उनके दरवाज़ों को खटखटाया, लेकिन अब तक हमें इंसाफ नहीं मिला। तो हम कहने का मकसद ये है कि मुल्की इदारों को ये चीज़ें देखना चाहिए कि आप लोग कई सालों से बलूचिस्तान समेत दूसरे पाकिस्तान के इलाकों में जिबरी गुमशुदगियाँ कर रहे हैं। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि आपने हालात पर कंट्रोल किया। मेरे ख्याल में जवाब नहीं में आएगा। उसकी वजह ये है कि उस टाइम से लेकर अब तक हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, और बलूचिस्तान में जो हज़ारों की तादाद में लोगों को जिबरी तौर पर लापता किया गया है, उनके ख़ानदान कभी बलूचिस्तान तो कभी सिंध, कभी KPK तो कभी पंजाब और कभी इस्लामाबाद पाकिस्तान के कैपिटल में आपको एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं। और इस हवाले से अगर आप देखें, हमने सितंबर 2009 में तमाम लापता अफराद के अहल खाना से मिलकर वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन तंजीम कायम की। तो सितंबर 2009 से लेकर आज तक हमारा एक एहतजाजी कैंप लगा हुआ है, जो रोज़ाना के बुनियाद पर हम उस कैंप को लगाते हैं। उस कैंप को अभी तकरीबन 5078 दिन मुकम्मल हुए हैं। तो इस हवाले से कलामी के लिए माजरत करता हूँ, आप जी बता सकते हैं कि कितने केसेस रजिस्टर्ड हैं फिलहाल बलूचिस्तान में ये जबरी गुमशुदगियों के, और असली ये फिगर है कि अपना हमें ये नहीं पता कि कितने लोग एक्चुअली असली में गायब हुए हैं? देखिए, बलूचिस्तान में हज़ारों की तादाद में लोग मिसिंग हैं। तो उस हवाले से हम कितने हजार, यानी हमें ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कोई स्पेसिफिक नंबर है, कोई जी ऐसी चीज है जिसको हम बता जी सकें कितने हजार जी लोग मिसिंग हैं, या अंदाजन? जी, उसमें एक लिस्ट हमने कौमी असम्बली में जमा कराया था जब इमरान खान की हुकूमत बरसर इक़्तिदार पार्टी बरसर इक़्तिदार आई थी। तो वो लिस्ट अब हमने उस लिस्ट के हवाले से कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से भी मुलाकातें की। फिर उसके बाद यहाँ जो बलूचिस्तान में जस्टिस रिटायर्ड फजलुर रहमान बैठते हैं, उनके साथ भी हमारी मीटिंग हुई। तो हमारी वो जो लिस्ट है तकरीबन 6000 के करीब है। तो इसके अलावा भी तकरीबन 7000 6000 के करीब। बलूचिस्तान में? 6000 जी जी बलूचिस्तान में? जी जी, मतलब अभी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो लिस्ट है वो कमीशन को फराहम किया गया है। वो तकरीबन 6500 के करीब केसेस पर कमीशन बलूचिस्तान में रवां साल जनवरी से लेके अब तक रोज़ाना की बुनियाद पर हेयरिंग कर रही है। तो इसके अलावा मैं आपको मिसाल दूं, ऐसे भी लोग हमारे पास आ रहे हैं जिनके केसेस 5-5 सालों से 10-10 सालों से रजिस्टर नहीं हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि बलूचिस्तान में जो असल फिगर है वो मतलब कहीं ज़्यादा है, क्योंकि बलूचिस्तान के इलाके दूर दराज इलाकों पर मुश्तमिल है। वहाँ अवेयरनेस नहीं है, वहाँ लोगों को डराया और धमकाया जाता है कि आप लोग अगर अपने प्यारों के हवाले से FIR दर्ज करोगे या किसी अदालत में केस करोगे तो फिर आप लोगों के लिए भी मसला होगा, और जो आपका लापता प्यारा है उसके जान को भी खतरा आता है। तो इस हवाले से लवाकिन डरते हैं अपनी केसेस इंदराज करने के हवाले से। तो यही है कि बलूचिस्तान में हज़ारों की तादाद में लोग मिसिंग है, और 6500 केसेस पर जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया कमीशन है वो हेयरिंग कर रही है। तो इस हवाले से मतलब लोग इंसाफ के लिए सफ़र कर रहे हैं। आप देखें, मैं एक चीज़ यहाँ पे ये भी ऐड करता चलूँ कि बदकिस्मती ये है कि अगर आप कमीशन का 2011 का रिपोर्ट उठा के देखें, वहाँ पर वो कह रहा है कि भाई जो जबरी गुमशुदगियाँ हो रही है उसमें मुल्की इदारे मुलविस है। उस रिपोर्ट को आज तक मंजर आम पर नहीं लाया गया, और न ही किसी अदालत ने गवारा की कि उस रिपोर्ट को मंगवाया जाए और उसके मुताबिक काम किया जाए। और इसके अलावा अगर आप सुप्रीम कोर्ट के सतह पर देखें, सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट 2005 से इस मसलों पे उन्होंने सोमोटो नोटिस लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के अगर आप सतह पर देखें तो वहाँ पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने जबरी गुमशुदगियों के केसेस में जुडिशल इंक्वायरीज करवाए सेशन जज के सतह पर। तो वहाँ पर भी ये साबित हुआ कि भाई लोगों को उठाने में मुल्क के ताकतवर इदारे मुलविस है। आप कहते हैं कि जी इदारे इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान के हसास इदारे इन्वॉल्व हैं, तो क्या आपको पर्सनल कोई थ्रेट्स या कोई डर नहीं लगता इस चीज़ के ऊपर? देखिए, इस हवाले से सबको पता है जो मुल्क के ताकतवर इदारे हैं उनके खिलाफ अगर बोला जाता है तो रद्द-ए-अमल में बहुत सी चीज़ें मतलब बंदे को उनका मुकाबला करना पड़ता है। तो इस हवाले से 2014 में मतलब मुझे थ्रेट्स मिले थे। फिर उसके बाद जो हमने 2014 में लॉन्ग मार्च शुरू किया था, मेरे भाई को यहाँ सरेआब से उठाया गया था। इसके अलावा एक दफ़ा मैं अपने बच्ची को इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास ले गया था। तो वहाँ पर भी जब मैं अंदर गया था तो मेरा भाई नियाज़ बैठा हुआ था। तो कुछ लोग मुसल्लह और सिविल ड्रेस में वहाँ पर आए थे। उनसे कहा था, उनको डराया धमकाया था कि आप नसरुल्लाह को कह दे कि वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, उनके लिए मसला होगा। तो इस हवाले से देखिए, हम जो वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स है वो अफेक्टेड फैमिलीज मतलब उसके सारे ओहदेदारान अफेक्टेड फैमिलीज है, वो लापता अफराद के लवाहिकीन पर मुश्तमिल है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन एक इंसानी बुनियादों पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे सियासी अज़ाम नहीं है, हमारे किसी के साथ सियासी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि इस हवाले से हम काफ़ी मतलब इन चीज़ों में सख्ती करते हैं। हम किसी को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरफेयर करने के लिए नहीं छोड़ते हैं। हमारा जो काम है वो काम ये है कि हम पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए हम ये चाहते हैं कि लापता अफराद को बाज़ेब किया जाए, जिन पे इल्ज़ाम है उनको अदालत में पेश किया जाए, जो इस दुनिया में नहीं है उनके ख़ानदान को बताया जाए ताकि वो ज़िंदगी भर के तज़ब्ज़ुब से उनको निजात मिल सके, और जो जबरी गुमशुदगियों का मसला है उसको मुल्की कवानीन के तहत हल किया जाए। तो कुछ हमारे लिए मुश्किलात हुए। फिर 2019 और 20 में हमारे यहाँ सूबाई गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात हुए, फिर वफाकी सतह पर हमारे मुज़ाकरात हुए। तो उसके बाद हमने इन्हीं चीज़ों को रखा कि भई अगर देखें हम अफेक्टेड लोग हैं, हम मुल्की आइन और कानून को फॉलो कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे प्यारे किसी चीज़ में मुलविस है आप उनको अदालत में पेश करो, सफाई का मौका दो, जो उनका सज़ा बनता है। हमें इनसे इनकारी नहीं है। तो उसके बावजूद भी हमारी सियासी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम सियासी स्टेटमेंट तब से लेकर अब तक हम लोगों ने सियासी स्टेटमेंट भी नहीं दिया। क्यों हमें तंग किया जा रहा है, वजह क्या है? अगर आप लोग हमें बताए कि हमारी किसी के साथ सियासी इन्वॉल्वमेंट है, अगर हम किसी के कहने पर ये चीज़ें कर रहे हैं, फिर आप लोगों का हक बनता है कि हम रियासत को बदनाम कर रहे हैं, किसी से हम लोग कोई हमें फंडिंग कर रहा है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर हम ये चीज़ें कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ये चीज़ें मतलब मुल्की आइन और कानून के हवाले से जो, तो फिर हमें यकीन दहानी कराया गया था कि आज के बाद मतलब ये चीज़ें आप लोगों के साथ नहीं होगा। फिर 2019 और 20 के बाद इन चीज़ों में मतलब जो थ्रेड्स थे, मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें डराया और धमकाया जाता था, वो चीज़ें कैसे मतलब कैसे कैसे धमकाया डराया जाता था आपको? किन तरीकों से? देखिए, तो जी 2014 में जो वो तो आपने बात की, मैं आप अपना आपके बच्चे की तबीयत खराब हुई, उस वक़्त आपसे कहा गया, मगर क्या तरीके क्या थे? कॉलें आती थी आपके पास, आपको फिज़िकल थ्रेट्स की धमकियाँ दी जाती थी, किस तरीके से? देखिए, एक तो मैं आपको मिसाल दूँ, 2014 में मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश होता था केसेस में। तो 2014 के मतलब उस दौरान 2 हियरिंग्स हुई। मेरे साथ नॉर्वे एम्बेसी के लोग भी आए थे, क्योंकि उनका एक सिटीज़न गायब था, जबरी तौर पर लापता था। उसको अभी तकरीबन 13 साल के बाद मतलब उसको छोड़ा गया है, वो अब वापस नॉर्वे गया है। तो उस हवाले से जब मैं
दूसरी दफ़ा जो हेयरिंग हुई थी वहाँ मैं सुप्रीम कोर्ट से निकला था ब्लू एरिया में। जब मैं गया वहाँ अपनी टिकट की प्रिंट निकालने के लिए, वहाँ से जब मैंने प्रिंट निकाला तो वहाँ डीपा पे रेस्टोरेंट में मेरी रहाइश थी, वहाँ से नज़दीक था, तो मैं पैदल वहाँ पे जा रहा था। तो मोटरसाइकिल पर दो मतलब सवारों ने आके मुझे रोका, मेरे हाथ में था मेरा टिकट, उसको उन्होंने मुझसे छीना और उसको उन्होंने फाड़ा। फाड़ने के बाद वो सिर्फ मुस्कुराए फिर चले गए। तो अगले दिन जब मेरा कोटा के लिए रवानगी था तो मैं वहाँ एयरपोर्ट जब इंटर हुआ, पहले दरवाजे से मैं जब इंटर हुआ तो वहाँ पर बाकायदा सबको पता है कि मुकम्मल एक जामे तलाशी होता है। वहाँ से जब मैं निकला तो आगे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार खड़े थे। तो मैंने देखा कि मैं जो जिस रेस्टोरेंट के गाड़ी में आ रहा था उसके पीछे 3 के करीब सिक्योरिटी एहलकार दौड़ के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इस गाड़ी वाले को रोको, इसके गाड़ी में वेपन्स पड़े हुए। तो आगे फिर वो लोग खड़े हो गए, ड्राइवर ने गाड़ी रोका तो मुझसे कहा कि भाई आपके बैग में वेपन्स पड़े हुए। मैंने कहा जी सर मेरे बैग में वेपन्स पड़े हुए। तो उन्होंने कहा फिर आप बैठे क्यों हैं, आप नीचे उतरो, अपना बैग ले आओ। मैंने अपना बैग निकाला, उन्होंने कहा कि भाई आप अपना बैग खोलो। मैंने बैग खोला तो वहाँ पे टैबलेट्स पड़े हुए थे। मैंने हाथ से पकड़ के उनको दे दिया कि भाई ये वेपन्स है जो आप लोगों को नजर आते हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा कि ठीक है भाई इसको जाने दो। तो उसके बाद फिर मैं अंदर गया एयरपोर्ट के, वहाँ से मैं अपनी टिकट का प्रिंट निकालने के लिए जब गया तो फिर एक बंदा आया मेरे कंधे पर हाथ रखा, कहा कि नसरुल्लाह कैसे हो। जब मैंने उनको देखा तो वो अनजान से लोग मुझे लग रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नसरुल्लाह देखिए हमने आपकी जिस रेस्टोरेंट में आप रहते हो हम वहाँ पर भी गए हैं, आपके जो बैग है वहाँ उसको भी हमने चेक किया है। ये आपके लिए एक वार्निंग है, अगर आप बाज नहीं आ जाते हो तो हम आपके साथ रेस्टोरेंट में भी कुछ कर सकते हैं और हम आपके बैग में भी चीज़ें डाल सकते हैं। फिर आप मुझे बताओ कि आप जिंदगी भर अपने आप को निकाल नहीं सकते। तो मैंने मेरा एक सादा सा एक जवाब था उनको। मैंने कहा कि आप मुझे बताएं अगर आप लोगों का कोई जिंदा बंदा मिसिंग हो और उसके हवाले से आप लोगों के पता भी नहीं हो कि वो कहाँ है तो आप क्या करते हो। तो उन्होंने कहा कि हम जाहिर सी बात है मुल्की कानून को फॉलो करेंगे और आइन और पाकिस्तान के साथ तहत हम अपनी बंदे की बाजियाबी के लिए जंग लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि देखिए मैं यही कर रहा हूँ, बकाया आप लोग मुझे ये कह दो अगर आप लोगों को इस चीज़ से तकलीफ है या ये चीज़ आप लोगों को बुरा लग रहा है आप मुझे काइंडली बता दे कि मैं कौन सा रास्ता अपनाऊं अपने बंदे के हवाले से ताकि मुझे मेरा बंदा मिल जाए। तो फिर उसके बाद वो लोग खामोश हुए थे। मैं एक बार दोबारा आमना जंजुआ को दोबारा लेके आना पसंद करूंगा प्रोग्राम में। आमना थोड़े टेक्निकल डिफिकल्टीज चल रही हैं, लेकिन जिस तरीके जी नसरुल्लाह बात कर रहे थे इनको थ्रेट्स मिलने का, 18 साल हो गए आपके शौहर को यानी लापता हुए उनको जी जी इन्फोर्स डिसअपीयर हुए, मगर ये प्रोसेस अभी रुका नहीं है। हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने 1.5-2 महीने में और इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस सामने आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अलेजिडली जी इमरान रियाज खान जो एक यूट्यूबर और सहाफ़ी हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, वो 11-12 मई से लापता हैं, किसी को नहीं पता वो किधर जी हैं। ऐसे और भी right. बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं हो रहे। तो ये प्रोसेस रुकता तो कहीं नजर नहीं आ रहा आमना। बिल्कुल रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए कोई ना कोई रीजन ऐसी बना ली जाती है, या तो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं या फिर क्रिटिकल वॉइसेस हैं या गवर्नमेंट को कोई का नैरेटिव के खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है। सोशल मीडिया कोई लेकर चलता है, जैसे इमरान रियाज हैं तो वो भी निशाना बन जाते हैं। इसी तरह से जो लॉयर्स हैं, जिस तरह के हमने देखा कि जिब्रान नासिर के साथ भी हुआ, चाहे वो एक 24 घंटे का ही के लिए ही हुआ, मगर थी तो वो भी जबरी गुमशुदगी और वो इतनी ही ज्यादा कंडेमेबल है, चाहे 1 घंटे के लिए हो या 1 साल के लिए हो या 10 साल के लिए, उसका इम्पैक्ट इंतहाई खौफनाक होता है।
تو اور یہ یہ کیوں سلسلہ کرتا ہے رکنے اسٹیٹ؟ میں نہیں آپ آ نا رہا. اگر یہ ہم تو الیج کر رہے ہیں نا, ہمیں یہ نہیں پتا کہ جی انفورس ڈسپیئرنسز کون کر رہا ہے, یا پولیٹیکل گروپس کر رہے ہیں یا اسٹیٹ کر رہے ہیں. ایلیگیشنز ہی ہے نا کہ کوئی مان تو نہیں رہا جب تک کوئی اگر پروسیس شروع نہیں ہوتا جی یا کہیں کورٹ میں نہیں جاتی چیز. فار ایگزامپل میری بات ہو رہی تھی پشاور میں لے کے, پشاور ہائی کورٹ میں تقریباً 600 کیسز ہیں جو چل رہے ہیں مسنگ پرسنس کے, لیکن جب پٹیشنز ڈالی گئی تو پتہ لگا کہ جی 8000 لوگ ہیں جو شاید ڈسپیئرڈ ہوں یا مسنگ ہوں. تو یعنی یہ نمبرز کے معنی کچھ نہیں ہے اس طریقے سے, اور جی یہ ہاں نہیں پتا بالکل. کون کر رہا ہے. جی بالکل. یہ اسٹیٹ پرپیٹریٹڈ ہی ہوتی ہے. انفورس ڈسپیئرنس ہوتی ہی وہ ہے جو کہ گورنمنٹ یا اس کا کوئی ادارہ یا اس کے اجازت سے کوئی ذیلی گروپ, چاہے وہ پرائیویٹ گروپ ہی ہو, اور اگر وہ حکومت کی اجازت یا حکومت کی سپورٹ سے کسی کو اغوا کر رہا ہے اور اس کے بعد فالوڈ بائی ڈینائل کہ نہیں ہمارے پاس نہیں ہے, جب اس کی رجسٹر کی جائے کمپلینٹ یا ایف آئی آر تو یہ کہا جائے کہ نہیں ہمارے پاس نہیں ہے, اور اسے نہ ایکسس دی جائے قانون کی, نہ اسے ایکسس دی جائے اس کی فیملی سے رابطہ کرنے کی, تو یہ ایگزیکٹ یہ ڈیفینیشن بن جاتی ہے جبری گمشدگی کی. اور تعداد تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ جب 2011 میں پشاور ہائی کورٹ نے جب کہا کہ جی اب تمام لوگوں کو سامنے لے آئیں اور اب ایکشن ان ایڈ ٹو سول پاور کے تحت آپ اس کو شو کر سکتے ہیں, اور آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں 9 ماہ تک جبری گمشدہ رکھنے کی اجازت ہے, اور ہم سیکرٹ ڈیٹینشن میں بھی رکھ سکتے ہیں. یعنی ایک طرح سے جب انہیں اس قانون کے تحت اجازت دی گئی تو ہائی کورٹ کا موقف یہ تھا کہ اب آپ ان کو سامنے لے آئیں, یعنی کہ اب آپ کو اجازت مل گئی ہے تو جو باقی ہیں جن کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں یا جن کو کی تفتیش آپ نے مکمل کر لی ہے, آپ ان کو سامنے لے آئیں. تو اس طرح سے 11,000 لوگ جو ہے وہ انٹرنمنٹ سینٹرز میں لائے گئے, اور یہ اتنی بڑی تعداد ہے جو کہ ٹرائبل ایریاز میں انٹرنمنٹ سینٹرز میں ان کو رکھا گیا. اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ ایک طرح کی گواڈیناموز ہیں, اور وقفے سے not everybody was declared immediately. ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ کبھی ایک کا بارے میں اعتراف کر لیا جاتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے پاس ہے, کبھی دوسرے کا اعتراف کر لیا جاتا ہے. بہت سارے 10 سال سے لاپتہ ہوتے ہیں, ایک دن جو ہے وہ حکومت کی طرف سے کوئی منسٹری آف ڈیفنس سے کوئی بیان آ جاتا ہے کہ جی یہ فلانے انٹرنمنٹ سینٹر میں قید ہے. جس طرح ایک رضوان ایک لڑکا ہے جو کہ ٹنڈو اللہ یار سے اس کو اٹھایا گیا 2020 میں, اور اس کے بعد پھر اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے. 2021 میں اس کی وائف سے ملاقات کروائی گئی انٹرنمنٹ سینٹر ملاکنڈ میں, اور اس کے بعد اگین ہی واز ڈسپیئرڈ. پھر 2022 میں پھر اس کی فیملی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے اور وہ سوات انٹرنمنٹ سینٹر میں سے برآمد ہوتا ہے. اور جب وہ سوات انٹرنمنٹ سینٹر میں آتا ہے تو اس کی وائف نے بتایا کہ اس کی کنڈیشن ذہنی اور جسمانی اتنی خطرناک ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ اس کی جان چلی جائے گی. تو اس کنڈیشن میں وہ وہاں پہ انٹرنمنٹ سینٹرز میں لوگ رکھے ہوئے ہیں, اور جب کہ وہ رو کے اس کا برا حال ہو گیا, مگر اس کے جو وہاں پہ گارڈز تھے جو کہ ملٹری کے تھے سارے, انہوں نے کہا کہ بی بی آپ روئیں مت, اور یہ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے, یہ بے گناہ ہے, یہ عید تک آپ کے گھر آ جائے گا. مگر ہوا کیا کہ عید تک وہ گھر نہیں آیا بلکہ دوسری عید آنے والی ہے. تو عید کے موقع پہ اسپیشلی جو فیملیز ہیں ان کی اتنی مینٹل جو کنڈیشن ہے وہ اتنی بری ہوتی ہے, ایموشنلی وہ اتنی زیادہ اپنے آپ کو مطلب ڈپرائیوڈ اور اس پیار اور محبت کی جس کی کہ وہ حقدار تھی اور انہیں نہیں ملتا, تو وہ اس کے لیے اتنی زیادہ وہ مطلب ڈیسپریٹ ہوتی ہیں کہ وہ ایک اذیت سے کم نہیں ہوتا. وہ ایک اذیت میں یہ ان کی عیدیں ہیں, ان کے تہوار ہیں, کسی کی شادی ہے, کسی کے بیاہ ہے, کسی کا کوئی گریجویشن کرتا ہے, کوئی مائل سٹونز بچے اچیو کرتے ہیں, مگر ہم کوئی خوشی منا نہیں سکتے. جب بھی میرے بیٹے کی شادی میں نے کی, اکیلے میں نے شادی کی, اور جب اس کا نکاح تھا تو ہم سب رو رہے تھے. تو خوشیاں بھی ہمارے لیے جو ہے وہ رونے کے موقع بن جاتی ہیں. پھر دوسرے بیٹے کی بھی میں نے شادی کروائی اس کی. تو
یہ موقع ہوتے ہیں جس میں کہ باپ کا سایہ سر پر ہوتا, باپ کس طریقے سے اپنے بچوں کی شادی کرتا, وہ تو اپنے ارمانوں سے کرتا. تو میں تو اس طرح سے نہیں کر سکی, بینگ اے سنگل وومن, بینگ اے سنگل پیرنٹ, جیسے ہماری خواہش آمنہ, تھی, میرے خیال جس سے طرح سے آپ سے ہم. سوال بہت بار پوچھا گیا ہوگا, تو میں ایک اور بار پوچھ لیتا ہوں. آپ کے خیال سے کیا ہوا آپ کے ہسبینڈ کو, کدھر یعنی کن وجوہات کی بنا پہ, اگر آپ جلدی بتا سکیں, ہمارا ٹائم مختصر ہے یہاں پہ, اور میں نصر اللہ بلوچ صاحب کے پاس بھی جانا پسند کروں گا اس سے پہلے کہ ہم خداحافظ کریں, مگر کیا ہوا ایونچولی آپ کے خیال سے؟ ایونچولی یہی ہوا کہ جیسے کہ وہ ہی واز ناٹ اے پولیٹیکل پرسن, وہ تو ایک جیسے کہ ایک بہت ہی بزنس مین اور اس طرح کی شخصیت تھے. تو کیونکہ ان کے بہت سارے آرمی کے بھی فرینڈس تھے, اور وہ انٹیلیجنس میں بھی تھے ان کے فرینڈس, اور ان کو ان کے خیالات کا اچھی طرح پتا تھا, اور وہ ایسے کریٹیکل باتیں کرتے تھے جو کہ جب افغان وار ہوئی, اور جب ہم لوگوں نے یعنی کہ پاکستان نے وار آن ٹیرر میں امریکہ کا ساتھ دیا, تو وہ اس طرح کی باتیں وہ اور ان کے فرینڈز وغیرہ بہت سارے کرتے تھے, اور ڈسکشنز ہوتی تھی کہ یہ مطلب پاکستان نے اچھا نہیں کیا, یا پرویز مشرف کی پالیسیز کو کرٹیسائز کرتے تھے وہ. تو لیٹر آن بعد میں یہ پتا چلا کہ پرویز مشرف نے جو اس طرح کے کرٹیکل باتیں کرنے والے لوگ تھے یا جو, تو وہ ایون ود ان آرمی کوئی کئی سو ایسے لوگوں کو انہوں نے اذیت کا نشانہ بنایا تھا, اور انہوں نے ان کو ڈس اپیئر کیا تھا. یہ واحد وجہ ہے جو کہ میں سوچ کے بھی مجھے یہی سمجھ آئی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ مسعود جیسے شخص کو, جو کتنی بیلنس پرسنالٹی رکھتا ہو, اپنے والدین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, معاشرے کے ساتھ, اور ہر طرح کی نیکیوں میں وہ یا بھلائیوں میں انوالو ہو, غربت کا خاتمہ, مریضوں کے لیے ہاسپٹل بنانا, اس طرح سے جو بھی اچھی, یعنی کہ ایون ان کا ایک یہ بھی ویژن تھا کہ ہم ہائی ویز کے ساتھ ایسے سپورٹ سینٹرز بنائیں جس میں کہ ہر طرح کی جو ہے وہ ہیلپ ملے, جو بھی سفر کر رہے ہیں, یعنی پورے ہائی ویز پہ اس طرح کے سپورٹ سینٹرز بنائے جائیں. اور بہت سارے اس طرح کی یونیک آئیڈیاز ان کے دماغ میں آتے تھے, اور بہت پارٹی لونگ پرسن تھے, باربیکیو, سیروں پہ جانا, پہاڑوں پہ چڑھنا, کیمپنگ کرنی. تو آئی ایم ریئلی شاکڈ اینڈ آئی ایم ریئلی سیڈ کہ کس طرح سے ہمارے ادارے جو ہیں وہ اتنی خوبصورت زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں, اتنی خوبصورت گھرانوں کو وہ اس حد تک مجبور اداروں کر کے رہے جسٹ ہیں ٹو کہ وہ بیلنس اٹ آؤٹ, نارمل زندگی آمنہ, نہیں گزار سکتے. allegedly جی ادارے کہتے, پہلے تو ادارے کہتے ہیں کہ جی ان کا فار ایگزامپل یہ عمران ریاض خان کا جو سلسلہ ہوا, اس کے اندر آفیشلی سیکورٹی ایجنسیز نے کہا کہ جی ہمارے کنٹرول میں, ہمارے پاس نہیں موجود ہیں اس وقت. تو یہ ایلیگیشنز رہتی, کیونکہ انفورس ڈس اپیئرنس کا آئی تھنک کیش 22 یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ بندہ مسنگ جو ہوا ہے وہ کدھر گیا ہے, کیا ایونچوالٹی اس کی ہوئی, کیا ہوا اس کا, ٹل کوئی آ کے اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کرے. آپ اداروں کا نام تو لے رہی ہیں, مگر ہمیں نہیں پتا کون اس کے پیچھے ہو سکتا ہے, کیونکہ اتنی سیکیورٹی فلکس سچویشن ہے. آپ کہتی ہیں سرٹنٹی سے کہ ادارے ہیں, اس سرٹنٹی کے پیچھے آپ کے خیال سے کیا وجہ ہے, مختصر طور پہ ہم بتائیں ذرا پلیز. اس طرح سے کیونکہ دیکھیں اب مجھے 18 سال ہو چکے ہیں, اور 18 سال میں میں نے اور کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ ان کی کہانیاں سننا اور ان کی کہانیاں لکھنا, جو لوگ کی جبری گمشدگی کا شکار ہوئے, اور وہ ان کے گھرانے جو وہ میرے پاس آئے اور آ کے روئے, اور انہوں نے جو ریلیٹ کیا کہ کس طرح سے یہ ایکشن ہوا, کس طرح سے لوگ وسٹ اوے ہوئے, اور کتنی مسٹری کے ساتھ ان کو غائب کیا جاتا ہے گھروں سے اندھیری رات میں, بعض دفعہ تو دن دہاڑے بھی, اور کچھ سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ پولیس کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ پلین کلوتھ لوگ ہوتے ہیں, اور ویگو گاڑیاں ہوتی ہیں, ڈالے ہوتے ہیں, سفید ڈالے, وائٹ ڈالے, اور جی خاکی ڈالے. تو اس طرح کے ڈالے ہیں جو کہ لے کر جاتے ہیں. تو ہمیں نہیں پتا, مگر آپ دیکھیں کہ جیلوں کے باہر سے بھی لوگوں کو لے کے گیا ہے. اڈیالہ 11 کا کیس ابھی ہمیں بھولا نہیں ہے کہ اڈیالہ 11 کے وہ لوگ تھے, وہ تمام کے تمام جو کہ تمام اپنے کیسز میں بری ہوئے تھے, اور جب ان کی فیملیز ان کو لینے کے لیے اڈیالہ جیل گئی
تو وہ وہیں پر گاڑیاں آئیں اور ان کو وہاں سے لے کر غائب کر لیا گیا. تو عمران ریاض از آلسو ون آف دوز جو کہ جیل سے رہا ہوا تھا, اور وہ جیل سے رہا ہونے کے بعد اس کو جو ہے گاڑیاں آئیں اور اس کو لے کر چلی گئیں. تو آبویسلی دیکھیں جو جیل میں جانے کی وجہ تھی وہی وجہ اس کے غائب کرنے کی وجہ تھی. یعنی کہ جو ایک پولیٹیکل نیریٹو جو کبھی پاپولر ہوتا ہے وہی کبھی obsolete ہو جاتا ہے اور اسی کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. This has been happening in Pakistan since 1947 کہ ایک نیریٹو پاپولر ہوتا ہے پھر اسی کے خلاف ایک کیمپین چلتی ہے. دین اگین تھرڈلی وہ سیکنڈ نیریٹو بھی آؤٹ آف مطلب یہ کہ نظروں سے گر جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر اور کسی گورنمنٹ کو لانے کی تیاری ہوتی ہے, اور کسی کولیشن کے آنے کی تیاری ہوتی ہے, اور پھر پریویس کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے. تو اور آپ کے وہی شکلیں جو ہے وہ گھوم پھر کے پھر دوسرے روپ میں سامنے آ جاتی ہے, یعنی دوسری پارٹیز میں سامنے آ جاتی ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے, دیٹس اندر تھنگ. مگر جس طرح عام عوام سفر کرتی ہے, وائی ٹو میک دا پبلک سفر. پولیٹیشینز تو بہت کم ہے نا, بہت مائنیوٹ ان کا نمبر ہے, پرسنٹیج میں اگر دیکھا جائے تو 0.001 ہے ان کا نمبر. بٹ واٹ اباؤٹ دا پبلک, جو پبلک سفر کرتی ہے, جس کا پبلک کوئی خاموش ہے پولیٹیکل تو بیک گراؤنڈ بیسکلی نہیں ہے. بیسکلی بھائی حکومت تو یہ کہتی ہے نا, آپ بات کر ہم رہی ہیں تو ملک کو پبلک کچھ سفر دے کر رہی ہے رہے ہیں. حکومت, یا کہتی ہے کہ جی یہ نیشنل سیکیورٹی ایشوز ہیں. مشرف کے دور صاحب کا ذکر کیا آپ نے, جنرل مشرف کے دور کا, تو اس وقت وار آن ٹیرر اپنے عروج پہ تھی, اور پتہ نہیں یہ تو زیادتیاں ہمیں پتہ ہیں بلوچستان میں جو زیادتیاں ہوئیں اور جگہوں پہ, تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے. مگر ان لوگوں کے لیے, آپ لوگوں کے لیے جو سفر کر رہے ہیں اس پورے پروسیس کے اندر, ان کے لیے تو یہ چیز ایک نیور اینڈنگ ہے. آمنہ مسعود جنجو, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا پاکستان سے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے, اس وقت جب یہ چیزیں اپنے عروج پہ ہیں اور چل رہی ہیں. اور نہ صرف آپ کا شکریہ, نصر اللہ بلوچ کا بھی شکریہ جو آئے اور انہوں نے ہمیں اپنی کہانی بتائی اور بلوچستان کی کہانی بتائی, جہاں پہ جبری گمشدگیاں بہت عرصے سے چل رہی ہیں. جس طرح آمنہ جنجوا کہہ رہی تھیں کہ یہ چیز اوور نائٹ نہیں ہوئی, یہ چیز کل نہیں ہوئی, یا پی ٹی آئی کے دور میں یہ صرف نہیں ہوئی, یہ چیز پاکستان کی پیدائش 1947 سے لے کے اب تک چلتی آ رہی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. دوبارہ اپنے کامنٹس آپ بھیجتے رہیں, یوٹیوب پہ بھی بھیج سکتے ہیں, ٹویٹر پہ بھی بھیج سکتے ہیں @Ali_Mustafa. سبسکرائب ضرور کیجیے گا اگر موقع ملے, اور انشاءاللہ اگلی بار ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے پیر کے روز اسی وقت, شاید اسی جگہ یا کسی اور جگہ. مگر اپنا خیال رکھیں, اور انشاءاللہ ہیو اے نائس ویکینڈ. ٹیک کیئر, خدا حافظ.